आज की क्लास में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण देश के बारे में अध्ययन करेंगे और उनके बारे में बताने का प्रयास करेंगे कि जो वर्तमान समय में अपनी छवि बहुत ही कम समय में इतना सर्वोच्च स्थान बना लिया है कि बहुत चीज़ें उससे हम लोगों को सीखने को मिलती है। एक देश दो अपने आवास के लिए दर बदर यानी ठोकरें खा रहा था, वो आज उसने अपना आवास तो क्षेत्र बनाया ही बनाया है, बल्कि दूसरे क्षेत्र को क्या है अपने वहाँ से ज़मीन से उठा करके दूसरी जगह फेंक दिया है। तो जिक्र कर रहे हैं हम लोग कि पश्चिमी एशिया का जो इजराइल देश है उसी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, है ना। किसके बारे में पढ़ना है? इजराइल, या ये कह सकते हैं कि इजराइल और फ़िलिस्तीन की जो मूल समस्या है वो, है ना, इनसे रिलेटेड सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ना है। ठीक, फिर बात आती है इसी में कुछ थ्योरी की भी हम लोग चर्चा करेंगे, है ना, कि इजराइल इतना ज़्यादा जो शक्तिशाली हो रहा है उसके पीछे रीज़न क्या है, यानी इसके जो जियो पॉलिटिक्स है वो, है ना, उस जियो पॉलिटिक्स की भी चर्चा करेंगे। और जियो पॉलिटिक्स के अंतर्गत मुख्य रूप से जो बढ़ावा देने वाले जो दो देश थे इसके साथ जो लगे थे, एक था देखिए आपका ब्रिटेन लगा था और दूसरा कौन था आपका यूएसए लगा था। ये प्रारंभिक जो दौर होता है वो ब्रिटेन का हाथ होता है, वो, है ना, प्रारंभिक दौर किसका है? ब्रिटेन का हाथ है। वही ब्रिटेन है जहाँ पे देखा जाए मैकिंडर जैसे भूगोलवेत्ता का जन्म हो रहा है। किसका जन्म हो रहा है? मैकिंडर। और उसी मैकिंडर की जो सबसे प्रमुख पुस्तक आती है 1904 में, ज्योग्राफिकल ऑफ द पावेट हिस्ट्री। ये पुस्तक इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है कि जिसके अंतर्गत इसने क्या कर दिया कि एक थ्योरी दे दी, और उस थ्योरी का नाम क्या था? हृदय स्थल सिद्धांत था, हार्टलैंड थ्योरी। और उसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा हो गई कि जो व्यक्ति हार्टलैंड अर्थात मध्य एशिया पर शासन करेगा वो पूरे विश्व पर यानी शासन करेगा। वो डायरेक्ट इस तरह से आपका एक कोटेशन करके भी पूछा जाता है। फिर 1904 में ही इसकी एक दूसरी सबसे प्रमुख पुस्तक आ जाती है, ब्रिटेन एंड ब्रिटिश सी, है ना, ब्रिटेन एंड ब्रिटिश सी। और फिर 1918-19 में फिर आकर के इसने फिर एक नया यानी उस समय का दौर आता है जब प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हो रही है और यूएसए के मदद से लीग ऑफ नेशन की राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। और उस समय उसकी सबसे पॉपुलर पुस्तक आती है डेमोक्रेटिक आइडियल एंड रियलिटी आती है। और 1943 में फिर इसकी देखिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो पुस्तक हो रही है वो कौन सी है? राउंड वर्ड एंड विनिंग ऑफ द पीस। ठीक, तो तीनों पुस्तकों का एक तो क्रम आपको ध्यान में रखना चाहिए, दे दिया जाएगा कि एक तरफ पुस्तक और दूसरी तरफ इसके सन दे दिए जाते हैं कि कौन सी पुस्तक कब लिखी गई है। और ये मान के चलिए कि यहाँ से हमेशा हर बार हर एग्ज़ाम में मैकिंडर से क्वेश्चन उठाया ही जा रहा है आपका ये। ठीक, तो मैकिंडर देखिए क्या है, क्या बताते हैं कि वो देश ज़्यादा शक्तिशाली होगा जो मध्य एशिया अर्थात यानी सेंटर पॉइंट है जो उसका, उस पर जो शासन करेगा। इस प्रकार इनकी जो थ्योरी जो आती है पूरी लैंड पावर पर डिपेंड है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा भूगोलवेत्ता है जो कि स्थल शक्ति को ज़्यादा प्रबलकारी बताता है? तो उत्तर क्या होगा? मैकिंडर। इन्हीं की थ्योरी का आलोचक के रूप में आते हैं यूएसए में आते हैं हम लोग, है ना। यूएसए में जो आपके हैं सेवेरेस्की महोदय, सेवेरेस्की और एटी महान जैसे भूगोलवेत्ता। एटी महान का देखिए जो कहना है ये क्या बताते हैं कि वो देश ज़्यादा शक्तिशाली होगा जिसकी जल शक्ति सबसे ज़्यादा पावरफुल होगी। क्योंकि एटी महान ने अपने उस दौर को देखा था बढ़िया से कि किस प्रकार 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ और ब्रिटेन ने वाटरलू के युद्ध में फ्रांस को, जो नेपोलियन बोनापार्ट था, उसको पराजित किया था वो। और फिर ये एटी महान जैसे लोग हैं, ये लोग और क्या बताते हैं कि जितने भी खनिज संसाधन होते हैं, पेट्रोल और गैस, वो क्या होगा आपके कोस्टल एरिया में ही पाए जाते हैं। और इस प्रकार है कि वहाँ की क्लाइमेट भी कैसी होती है? सम होती है। वहाँ के बंदरगाह हैं, वहाँ से रिलेटेड जहाज़ें हैं जो कि आपके व्यापार के लिए सुलभ साधन मिल जाता है। मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है
वो आपके कहाँ कोस्टल रेंज में ही यानी आवास कर रही है। तो इस प्रकार इनका जो मानना है कि ये क्या बताते हैं कि जल शक्ति को ज़्यादा पावरफुल। इन्हीं के कॉन्सेप्ट को आगे यानी बढ़ा दिया किसने, स्पाइक मैन। कहाँ के थे ये, ब्रिटेन के थे। और इन्होंने इसी के संदर्भ में रिमलैंड थ्योरी, सॉरी यूएसए के है ना, रिमलैंड थ्योरी दे डाली 1942 में। जब इनकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद इन्हीं की जो सबसे प्रमुख पुस्तक आपका ज्योग्राफी ऑफ द पीस का जो नया संस्करण जो इसका प्रकाशित होता है, ये क्या है, तहलका मचा देता है ये। क्योंकि ये जो पुस्तक थी द राउंड वर्ड एंड मीनिंग ऑफ द पीस का ही जवाब था ये, कि विश्व में शांति स्थापित करना है ना। कि ज्योग्राफी का जो उद्देश्य क्या है, ज्योग्राफी ऑफ द पीस, ज्योग्राफी क्या है, शांति का भूगोल है, आपस में लड़ने का नहीं है, जीतने का नहीं है। जीतना है तो शांति जीती है। इन्हीं का जो प्रयास होता है यूएनओ का गठन करना। बताया जाता है जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जब स्थापना होती तो स्पाइक मैन को यानी मेजर भूमिका होती है उनकी। और यही नहीं, जब शीत वार हो रहा है 1950 के दौर में, और वहीं पर देखिए इन्होंने, इन्हीं का प्रयास है जो कि नाटो का गठन करना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है ना, नाटो का गठन का। और आज देखा जाए नाटो का इतना ज़्यादा प्रबलकारी रूप है कि यूरोप के मैक्सिमम देशों में क्या है, ये फैलता चला जा रहा है। मैक्सिमम देश हैं जो नाटो के सदस्य होते चले जा रहे हैं। यूक्रेन जब देखिए इसकी सदस्यता की बात की तो रसिया क्या इससे नाराज़ हो गया। ठीक, फिर इसके बाद सेवेरेस्की जैसे महोदय हैं, वो क्या बताते हैं कि इन दोनों की अपेक्षाएं जो वायु शक्ति होती है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। ये भी देखिए अपने आप में अनोखा है बिल्कुल, कि आज इसी के बल पे इजराइल है, रशिया है, इन्होंने क्या कर दिया है कि अपने आसपास पड़ोसी देशों पर विजय कायम कर लिया है। तो सेवेरेस्की की भी थ्योरी अपनी जगह पे सही है। अब फिर बात आती है इन तीनों में से सबसे प्रमुख कौन सी है, तो उत्तर क्या होता है कि किसी एक को हम लोग नहीं कह सकते ज़्यादा पावरफुल है, बल्कि क्या है, समय और परिस्थितियों के ऊपर भी डिपेंड करता है कौन ज़्यादा पावरफुल है, कौन ज़्यादा नहीं है। और इन्हीं थ्योरी को संदर्भ में यानी मूल आधार बनाते हुए आज हम लोग उसी देश के बारे में चर्चा करेंगे जो कि है इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद। ठीक है ना, किसके बारे में पढ़ेंगे, इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद। रुक दीजिए बस। तो आज की क्लास में जो हम लोग शुरू करेंगे इजराइल फिलिस्तीन का विवाद, ठीक है ना, इजराइल फिलिस्तीन का विवाद। और उस 100 साल की कहानी को पूरा हम लोग इस क्लास में पढ़ने का प्रयास करेंगे कि कैसे 100 सालों से ये अपने अस्तित्व के लिए लड़ता चला आ रहा है और आज वर्तमान में इजराइल की क्या प्रासंगिकता है ये। ठीक, तो हेडिंग डालिएगा आप लोग, इजराइल फिलिस्तीन। विवाद। तो आते हैं हम लोग उसी घटना में 1919 की घटना, 1919 की घटना में आते हैं हम लोग। 1919 का अगर बात करें हम लोग तो इतिहास में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट मिलता है आपको, एक बहुत बड़ा क्या वहाँ से मोड़ मिलेगा आपको। ठीक, ये चीज़ से देखिए 1919 की घटना क्या बता रही है आपको कि भारत में काला कानून, रोलेट एक्ट जैसी घटना आ रही है। एक तो ये, दूसरी घटना आती है कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति और लीग ऑफ नेशन की स्थापना, है ना, कि युद्ध को रोकने का प्रयास। और भूगोल में इसी समय की बात है कि मैकिंडर जैसे भूगोलवेता जो कि उनकी पहली पुस्तक जो आई थी ज्योग्राफिकल पाइवेट ऑफ द हिस्ट्री, प्रथम विश्व युद्ध होने के कारण हार्टलैंड थ्योरी उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाती है और उसी की पॉपुलैरिटी मिलती है 1919 में जब वो शांति स्थापित करते हैं। ठीक, तो एक चीज़ आपके सामने ये भी हो जाएगा कि क्या कारण है कि प्रारंभिक दौर में हार्टलैंड थ्योरी को उतनी ज़्यादा मान्यता नहीं दी गई। तो उसके पीछे रीज़न क्या था, प्रथम विश्व युद्ध यानी छिड़ जाना।
ठीक, इस वजह से उनको ज़्यादा वो प्रायोरिटी नहीं दी गई। फिर उसी का परिणाम 1919 में मैकिन्डर की जो पुस्तक आती है वो, है ना, कि डेमोक्रेटिकल आइडियल एंड रियलिटी, है ना, डेमोक्रेटिक आइडियल एंड रियलिटी। आइडियल एंड रियलिटी। और इसमें इन्होंने हार्टलैंड थ्योरी को और ज़्यादा पॉपुलर करने का प्रयास किया। और इसी के तहत ब्रिटेन की जो सबसे बड़ी भूमिका थी वो क्या था, यहूदियों के साथ खिलवाड़ करना, है ना। यहूदियों के साथ क्या है, खिलवाड़ करना। यहूदी कौन थे, बात आती है, यहूदी कौन थे। क्वेश्चन आ चुका है इससे रिलेटेड कि पूर्व मध्य विश्व में, है ना, पूर्व मध्य यानी जब मध्यकाल का यानी प्रारंभिक दौर होता है, उस समय सबसे प्राचीनतम जो सबसे पॉपुलर जो धर्म का इमर्ज होता है वो कौन सा था वो, तो उत्तर क्या था आपका, यही यहूदी धर्म थी। क्या था आपका, यहूदी धर्म था। और इन्हीं के अनुयायियों को यानी कहा जाता है जीव कहा जाता है। ये जद अवस्था इनका प्रमुख है ग्रंथ है। ये जद अवस्था इनका प्रमुख है ग्रंथ होता है। तो ब्रिटेन देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे। अब चूंकि वो भारत में है, ठीक, और भारत का वो दौर है कि जहाँ पे गांधीवाद का यानी प्रारंभ हो रहा है, गांधीवाद का प्रारंभ हो रहा है। और गांधी का बस एक उद्देश्य था ये कि किसी तरह से अपने देश को आज़ाद कराया जाए, इनके यानी चंगुल से छुटकारा दिया जाए। और ब्रिटेन ने प्रथम विश्व युद्ध में क्या किया था कि जीतने के लिए लोगों से सहयोग लिया था। वो लोगों से क्या किया था, सहयोग लिया था। और सहयोग देखिए दिया था तो भारत के साथ भी सहयोग लिया था। महात्मा गांधी ने भी प्रथम युद्ध में सहायता दिया था, नो डाउट उनका साथ दिया था, ठीक। और अन्य देशों में फिर इसके साथ ये समझौता कर रहा है। इसी में से एक देश है आपका जो कि अरब, सऊदी, इसके साथ समझौता करता है 1950 में। आप हमारा साथ दीजिए, है ना, आप हमारा साथ दीजिए। कहें बदले में क्या मिलेगा हमें, कहें बदले में मिलेगा क्या है, जो यहूदी हैं जो इजराइल के लिए इतना दर दर भटक रहे हैं वो आपको दे देंगे, है ना, क्योंकि इनका जो मूल स्थान था वो वेस्टर्न बैंक के पास ही था आपका, वहीं पे, ठीक। तो वो स्थान आपको दे दिया जाएंगे। सऊदी अरब के साथ है ये समझौता किया। सऊदी अरब इसका खूब यानी सहायता किया। इन्हीं में से एक देश और आता है आपका कि फ्रांस 1916 में, इनके साथ देखिए ये समझौता कर रहा है कि आप हमारा साथ दीजिए, कहें बदले में, कहें बस इजराइल आपको दे देंगे, सबको एक लॉलीपॉप। अब बचे जो यहूदी बचे उनके साथ भी समझौता कर रहा है 1917 में। आप हमारा साथ दीजिए, कहें बदले में क्या करेंगे, आपको इजराइल दे देंगे। समझौता सबके साथ कर लिया वो, और सब ने साथ दिया। बस एक ही लालच कि इजराइल मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, क्योंकि अगर विश्व की सबसे पवित्र भूमि की बात करें तो क्या मिलेगा आपको, जेरूसलम। और जो आपका पवित्र भूमि होता है हर कोई इसको यानी लेना चाहता है, ठीक है। तो रीजन आपका ये था। अंततः है तीनों ने साथ दिया, ब्रिटेन जीता भी, नो डाउट, ठीक। और फिर दूसरा चीज़ देखा जाए, टर्की।
है ना। दूसरा देखें तुर्की, तुर्की पर था देखिए ऑटोमन साम्राज्य का शासन था। किसका था? ऑटोमन साम्राज्य। युद्ध के जीत के बाद ही टर्की का ऐसा विभाजन किया इसने कि ऑटोमन साम्राज्य को यानी बिल्कुल उदय होने ही नहीं दिया। वो ऑटोमन साम्राज्य बिल्कुल बिखर गया, है ना, क्योंकि टर्की था वो क्या किया था कि ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ा था वो। ठीक, तो इस तरह से टर्की के यानी इसने टुकड़े कर दिए, किसी यानी हाल में उसने छोड़ा नहीं। तो ये 3 संधियां इनके साथ और एक आपका ये युद्ध के बाद की घटना हो रही है कि टर्की का ऑटोमन साम्राज्य से विनाश कर देना। ये ठीक, और 1920-22 में ये दौर आता है। यूएसए का सबसे बड़ा योगदान आता है लीग ऑफ नेशन की स्थापना करना, राष्ट्र संघ की स्थापना करना। लीग ऑफ ए नेशन, या ये कह सकते हैं राष्ट्र संघ की स्थापना करना। लीग ऑफ नेशन की स्थापना क्यों हुई? क्योंकि इसका बस एक उद्देश्य था कि भविष्य में अब कभी हम लोग प्रथम विश्व युद्ध जैसी घटनाएं नहीं होने देंगे। लेकिन दुर्भाग्य इसके साथ क्या हुआ कि जिस देश के सहयोग से इसको स्थापित किया गया, सबसे पहले उसने इसकी सदस्यता से हाथ मोड़ लिया। तो इस वजह से लीग ऑफ नेशन क्या हो गया? कमज़ोर पड़ गया ये, है ना। क्या पड़ गया? कमज़ोर पड़ गया। और फिर उसके बाद जब लीग ऑफ नेशन का देखिए इस तरह से कमज़ोर पड़ जाना, तो जर्मनी क्या है, फिर अपने आप को पावरफुल बनाने का प्रयास करना। हिटलर का उदय, ठीक है ना, हिटलर का उदय, और उसी का परिणाम देखिए क्या, उसकी जो जियो पॉलिटिक्स थी वो हाउस सेफर, है ना। हिटलर को कौन मिला? हाउस सोफर मिल जाता है। हाँ, अब चूँकि रेडियल उससे मर चुके थे, लेकिन हाउस सोफर क्या थे? वो जीवित थे। तो भले ही देखिए व्यक्ति मर जाता है, लेकिन उसके विचार हमेशा क्या होते हैं? अमर होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इंसान कभी मरता नहीं है, मर करके भी वो अमर होता है। वो जब किसी के यहाँ देखिए देहांत हो जाता है तो उनको क्या है, यही समझाते हैं कि आपके जो चहेते हैं वो मरे नहीं हैं, उनके विचारों और सिद्धांतों पर यानी आप चलिए, तो आप ये पाएंगे कि वो अभी भी कहीं ना कहीं उनकी आत्मा है किसी न किसी में समा गई है, और किसी न किसी रूप में क्या है वो जीवित पाएंगे आप, उन्हें देखेंगे आपको। और लोगों को बहुत इससे क्या हो जाती है? राहत मिलती है। और इससे क्या होता है कि हम लोग अपने पूर्वजों के बताए हुए पथ पर यानी चलने का प्रयास करते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है ये चीज़ें, ठीक है ना। किसी के यहाँ पहुँचे कभी भी इस तरह से मातम में, बस एक चीज़ यहाँ पे यानी लोगों को समझाने का प्रयास करिए कि व्यक्ति यानी ये है अमर हुए हैं, मरे नहीं हैं। और ये अमर हुए हैं ये आपको दिखेगा, बस आप एक काम करिएगा कि इनके बताए हुए रास्तों पर आप चलना प्रारंभ कर दीजिए। तो हाउस सोफर के साथ यही घटना घटी थी। आया हुआ क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट ऑफ जियोपॉलिटिक्स किसने दिया था? है ना, तो क्या उत्तर होगा? जेलन ने दिया था। वो किसने दिया था? जेलन ने, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ जियोपॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स किसका है? के साइलेंट होगा, ध्यान रखिएगा, के साइलेंट होगा। तो कहीं कहीं पे देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, तो जो नहीं जानते हैं तो के जेलन लिख देते हैं उसको, है ना, लेकिन है कि आपका ये जेलन महोदय ने दिया था। और इसी को डेवलपमेंट ऑफ द जियोपॉलिटिक्स है वो किसने किया था? हाउस सोफर ने किया था ये। और इसी से प्रभावित होकर के हिटलर क्या किया था कि अपने भू क्षेत्रों को वापस पाने का प्रयास करता है। वो उत्तर में जो है पोलैंड है, पश्चिम में
है ना, वो हड़प लिया था। दक्षिण में है फ्रांस है, उसने हड़प लिया था, तो उसको वापस लेने का प्रयास कर रहा है ये। और इसी का नतीजा क्या हो रहा है, 1939 में फिर क्या होता है, द्वितीय विश्व यानी छिड़ जाना। तो ये घटनाएं घट जा रही यहाँ पे आपके इससे कोरिलेटेड। अब जब देखिए प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हो रही है ना, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति होती है, तो उसका परिणाम क्या हो रहा है, यूएनओ का गठन करना, यूएनओ का गठन करना। अब देखिए ये जो यहाँ पे संधियाँ किए गए थे इनके साथ, जब प्रथम विश्व युद्ध जीते तो उन्होंने कहा कि भैया आप तो जीत गए हैं, हमारा इजराइल दे दो, और अब ये कह रहा हमारा इजराइल दे दो। कहें समस्या तो चला गया लीग ऑफ नेशन के पास, अब उससे करिए। अब लीग ऑफ नेशन के पास जब तक जाते तब तक ये भंगी हो गई, अब किसी काम की नहीं रही। फिर 1945 में क्या हुआ कि ये दोबारा आवाज़ ना उठा पाए, इन्होंने क्या किया, इजराइल को 3 भागों में विभाजित कर दिया, ठीक है ना, इजराइल को क्या किया, 3 भाग में डिवाइड कर दिएगा।